नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, और वो भी ऐसा बजट जिससे अगर उम्मीद करते हैं कि वो बड़े सपनों को साकार करे और प्रामाणिक हो और ट्रांसपेरेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जितने बजट अभी तक पेश किए हैं उसमें ये सबसे शानदार, सबसे बड़े सपने वाला और सबसे ट्रांसपेरेंट बजट है। इसके डिटेल समझते हैं, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ है या कुछ मिसिंग भी है, ये पता करने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क पे आपका ये पहला इंटरव्यू है जो हमारे 6 चैनल के सारे दर्शक देख रहे हैं। कल जब बजट भाषण सुना उसके बाद मेरा पहला एक्रोनिम निकाला मैंने, वो था RRR, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, रिफॉर्मिस्ट, और मैंने कहा रिवॉल्यूशनरी। अब इसमें एक R और हम अगर जोड़ना चाहें, रोरिंग इकोनॉमी कैसे बनेगी। विकसित भारत के लिए ये जो ग्रोथ रेट देगा वो 8% से प्लस देगा क्या? 8% देगा, ये तो ज़रूर हम सब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि अगले 20 साल 25 साल के लिए भारत का फंडामेंटल्स आज ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। इसको और मजबूत करने के लिए हम कदम उठाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी पहले से ही हमें गाइडेंस देते रहे कि इस साल के बजट के लिए आप पूरे अच्छा सा तैयारी करो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसमें एक और पहलू ऐड भी किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मध्यम वर्ग जो हमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर के नाते टैक्स भरते रह रहे, उनके लिए हम कुछ करना है। तो क्या करना है? आप कुछ वर्कआउट करके आओ। ये था उनकी गाइडेंस शुरुआत से ही। जी, तो क्या मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि चूंकि सरकार का फोकस बिल्कुल सबसे ज़्यादा गरीब, पिछड़े, दलित लोगों पर ज़्यादा रहा, गरीबों पर ज़्यादा रहा, रूरल एरिया पे ज़्यादा रहा, मिडिल क्लास कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो गया, जो कि बिल्कुल आपका एक कोर है भारत के लिए, आबादी भले ही छोटी हो, तो उस नेग्लेक्ट को एड्रेस करने का कोशिश किया गया है। इसमें एक मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी 2021, 2020 उस समय से ही ऑनेस्ट टैक्स पेयर का रिकग्निशन के नाते फेसलेस ले आए। इनकम टैक्स चार्टर, टैक्स पेयर्स चार्टर हमने घोषित करवाए, और टैक्स पेयर्स को सर्टिफिकेट भी भेज देते कि समय पर टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर हो या रेगुलरली टैक्स पेयर, उनका रिकग्निशन हो। ये सब करते आ रहे। टैक्स पेयर का रिकग्निशन और सम्मान कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है। और इस समय जब दुनिया के तुलना में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं, पिछली बार भी रहे, पिछले 2-3 साल में रह रहे, और IMF और वर्ल्ड बैंक के नज़रिया में हम अगले साल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेंगे। और इस संदर्भ में क्या हम टैक्स पेयर्स को सम्मान करने जैसे ये काम कर सकते हैं? इस गाइडेंस के नाते हम काम किए, इसीलिए इस बार इनकम टैक्स का ये प्रपोजल हम ले आए। एक और क्यूरियोसिटी है लोगों में, दैट इज हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर ऑफ 12 लाख रुपीस? मिडिल क्लास के चर्चा बहुत होता है, और आज रियलिटी हम देखें तो कम से कम 1 लाख तक पर मंथ सैलरी कमाने वाले के लाइफस्टाइल कैसे हैं, और अगर वो शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, उनका एक्सपेंसेस क्या है, और उनके लाइफ में स्टार्टिंग स्टेज में रहने वाले का खर्च क्या क्या हो सकता है, ये सब असेस करने के बाद हमें लगता है टैक्स पेयर उस लेवल नंबर से टैक्स भर रहा है, क्या उनको हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अराइव किए कि एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ राहत ज़रूर दें। जी, एक क्या अप्रोच में कोई चेंज है, शिफ्ट है? अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ की तरफ सरकार का कोर फोकस था, जहाँ तक बिल्डिंग ब्लॉक्स का सवाल है। अब आप क्या कंजम्पशन लेड ग्रोथ देख रहे हैं? इसी वजह से इस बार केपेक्स पे मामूली इंक्रीमेंट है। पहले मैं उस बात को मैं पकड़ना चाह रही हूँ, केपेक्स में मामूली। जब
कोविड के समय से हर साल 15%, 20% इंक्रीमेंटल नंबर ऐड करते हुए ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स इतनी दूर तक ले आए। हम पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किए। उसके ऊपर अभी जब 10% के ज़्यादा 10.23% इंक्रीज हो रही है और आरई से कंपेयर करते हुए इट रीचेस अ हायर नंबर 11.21, 24 ऐसे, वो मामूली सा हो गए। 11 लाख से अधिक भारत देश में लगातार पिछले 2 साल और उससे पहले 10 लाख ऐसे एम्फेसिस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर जब हो रही है, 10% ओवर आरई इज ऑल्सो मामूली। आप एक बार इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि रिपीटेडली पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट बिल्डिंग इतने लेवल तक पहुंच गई। आज 10.23 ग्रोथ ऑल्सो इज लुकिंग लाइक मामूली। नो, आर एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। आज भी उतना ही अमाउंट खर्च कर रहे हैं और स्टेट्स को भी दे रहे हैं 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा। सो उसमें कोई कुछ कम नहीं है। मगर आप जो बात पूछ रहे हैं कि कंजम्पशन के ओर खर्च करने के लिए अभी शिफ्ट हो गया, क्या शिफ्ट नहीं, उसको भी जोड़ रहे हैं कि ग्रोथ के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और ट्रिगर्स चाहिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 साल में लगातार उसके द्वारा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए खर्च किया। अभी कंजम्पशन का भी हम प्रोत्साहन इससे आएगा, ये हमारे कैलकुलेशन है। मगर हमारे पहले मकसद ये था कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का हम ज़रूर रिकग्नाइज करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक आर्गुमेंट तो ये है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिला लें तो 17% का कैपेक्स ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भी काफ़ी काम करेगा और कंजम्पशन पर भी फोकस करना है। एक बात बताएं, ये बहुत लोग समझना चाहते हैं कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन अगर है, इसमें 1 लाख करोड़ अगर खर्चे में शिफ्ट होता है, क्या वो हमारी जो ग्रोथ की ज़रूरत है, विकसित भारत का जो टारगेट है, उसके लिए एडिक्वेट है? अगर एक ग्रोइंग नेशन हमारी जैसी इसमें खर्च और ज़्यादा करना और तेज़ी से करना, आंकड़ा इतना तक पहुंचना, तो कोई भी बोल सकते हैं नो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मगर सबका एक लिमिट भी है। हमारे रिसोर्सेस का भी हम ध्यान रखते हुए, किसी का बर्डन ना करते हुए इकोनॉमी को आगे ले चलना है। एक और डेटा मैं आपको अंदाज़न बोलना चाह रही हूँ। हमने इस बार 4.3% तक जीडीपी के तुलना करने में 4.3% ऑफ द जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च कर रहे हैं इफेक्टिवली, बोथ दैट विच गोज टू द स्टेट्स एंड हमारे 4.3 ऑफ जीडीपी। और आने वाले साल का प्रेडिक्शन फिस्कल डेफिसिट का हम क्या बोल रहे हैं, 4.4, जो हमारे ग्लाइड पाथ के तहत 4.5 के नीचे तक पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए एस्टिमेट बोल दिया। उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4.3% ऑफ द जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट 4.4 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स हम बोरो कर रहे हैं डेफिसिट फाइनेंस के लिए, तो वो सीधा अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मोदी जी का सीएम रहते हुए उनका एक्सपीरियंस, अभी पीएम रहते हुए 3rd टर्म है उनका उसमें एक्सपीरियंस, ये सब में मैच्योरिटी अब देखिए, कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का कम नहीं हो रही है। ऊपर से टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए बड़ा सा कदम उठाया गया। फिर भी ये डेटा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि हम बोरो करने वाले नंबर, डेफिसिट नंबर is going towards capital expenditure. True. Effective capital expenditure is also 4.3. 4.4 is your fiscal deficit for the coming year.
रेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ योर बोरोइंग हो रही है, इसको मैं आप जैसे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार जैसे लोग इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली बहुत लोग ये बात अब मानने लग गए हैं, पहले थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि फिस्कल डिसिप्लिन और प्रूडेंस के मामले में आप लोग एक तरीके से ज़िद्दी हैं, वरना बहुत प्रेशर हो सकता है और आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, डेट के मामले में और इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी में ये होता है, पूरा इस वक्त दुनिया में लोग डेट पे स्प्लर्ज कर रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा सा समझना भी चाहता हूँ आपसे और इस पे कि ये इतना जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसके सामने इस बार एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जो आदत है इस सरकार की कि बहुत सारे अच्छे वेलफेयर स्कीम लाते हैं, इस बार कोई नया ज़्यादा स्कीम नहीं लाए आप। स्कीम जुलाई के बजट में अनाउंस भी हुआ है, 6 महीने बाद में जो बजट आ रहा है। अभी विकसित भारत के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स फॉर आवर फंडामेंटल, जैसे मैंने शुरुआत में की, हमारे फंडामेंटल फाउंडेशन सही स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। एआई आ रही है बड़े पैमाने पर, भारत में उसके क्षमता कैसे होगा, उसके लिए युवा कैसे ट्रेनिंग पाएंगे, इसके लिए हम एआई का रूट में कितना और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया। 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ रिसर्च सपोर्ट के लिए जुलाई के बजट में, उसका आगे ले चलते हुए और भी इस बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ है। इसके साथ साथ हेल्थ में आज बड़ा भयंकर fearful or fear instilling kind of a illness, terminal illness और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इन सब के लिए डे केयर सेंटर्स दे रहे हैं हर जिले में। इसके अलावा मेडिकल सीट्स को बढ़ा रहे हैं। वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन एवरी लेवल ऑन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। सो ओवरऑल नज़रिया आप देखिए, अगले 25 ईयर्स के लिए फंडामेंटल्स को मजबूत करने के लिए इस बजट में इतनी सारी एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल बुक्स हो, एआई निर्माण करने वाले स्किल्स हो, इन सब के लिए देते हुए दूसरी तरफ शिप बिल्डिंग, जो भारत के आज के हालात में इंटरनेशनली ऑयल इंपोर्ट करो या आपने कंटेनर्स ढूंढ लो, इन सब का भी चैलेंजेस आ रहा है। ग्लोबली आज कंटेनर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, शिप का बड़ा प्रॉब्लम है। भारत में शिप बिल्डिंग कैपेसिटी रहने के बावजूद भी हम कुछ उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। फंडामेंटली हमारे पास अगर अच्छा बड़े कंटेनर्स रहता, हमारे ट्रेड पॉलिसी में कितना काम आएगा। इसीलिए उसके लिए भी मैरीटाइम मिशन ले आए, उसका पैसा 20,000 के ऊपर करोड़ दिया गया है। सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन strengthening your foundation towards Viksit Bharat Yatra, equally immediately attending to your children, their nutrition, education, higher education and LRS, जो आपने पैसा आपके बच्चे के लिए विदेश भेजना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर completely रिमूव कर दिया TDS को। और अगर MSME लोग भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेश से कुछ रॉ मटेरियल ले आना चाहते हैं, उसके लिए ड्यूटी को कम कर दिया, कस्टम्स रैशनलाइजेशन हुआ है। सो मैं इसको मानती हूँ कि एकदम बैलेंस करने के लिए कोशिश की। लंबे रास्ते के लिए जो फाउंडेशन चाहिए, आज के रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के लिए भी। बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी बताए उनमें से ही कुछ सवाल निकलते हैं। कस्टम ड्यूटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ उसका टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कई आइटम्स हैं जिसमें मोटर बाइक और कार भी हैं, तो उसमें अब टेस्ला गाड़ियों पर भी कम हो जाएगा ड्यूटी और हार्ले डेविडसन भी कम हो जाएगा। तो ट्रंप लेड अमेरिका को देखते हुए जो टैरिफ की बात बार बार हो रही है, उसमें क्या हम ये समझें कि भारत क्लियर कट सिग्नल दे रहा है ट्रंप को? भारत ये कर रहा है कि हमारे अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, आत्मनिर्भरता पक्का रखने के लिए, और जैसे मैंने कहा अगले 25 ईयर्स में हमारे फाउंडेशन, मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसके लिए स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और इसमें हमारे MSMEs को सस्ते में रॉ मटेरियल मिले, क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे देश में नहीं है उसको ले आएँ, इन सब के लिए कस्टम्स ड्यूटी का रैशनलाइज किया।
नंबर ऑफ ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया, जिन जिन आइटम के ऊपर है उसको भी रिड्यूस किया, जिससे हमारे प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाए। मगर जो आइटम इधर नहीं है उसको अगर इंपोर्ट करना है, उससे वैल्यू एडिशन करने के बाद एक्सपोर्ट करना है, उसको भी हम रैशनलाइज किए हैं कस्टम्स में। बिल्कुल मैडम, एक कंसर्न है लोगों का, क्योंकि एफडीआई का डिक्लाइन लगातार है और एफपीआई की बड़ी भारी सेलिंग हुई है। क्या इस बजट में ऐसा कुछ है जो उनको सिग्नल करे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब आना और आसान हुआ है इस बजट से? इस बजट से बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं कि हमारे एफडीआई भारत में आए और इधर इन्वेस्ट करने में हमारी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है, कॉमन लॉ प्रैक्टिस करता है, स्किल्ड मैन पावर है, मैन पावर के कॉस्ट और बाकी देशों के साथ तुलना करने के समय आप देखते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। इसीलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी भी और ऐसे टैरिफ का भी संज्ञान में लेते हुए करते हैं। एक और अनाउंसमेंट मैंने इस बजट में किया कि हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ जो करते हैं हम, उसके लिए जो टेम्पलेट मॉडल ट्रीटी हमारे सामने रहते हैं 2016 से वही चल रहा है। अभी ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए हमें लगता है उसको भी थोड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए आवश्यकता है। उसको भी मैंने घोषणा की कि हम उसको भी बदलेंगे। जी मैडम, मेरे पास सवाल बहुत है और थोड़ा सोशल सेक्टर पे और राज्यों पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनमें से एक ये है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के बारे में ये बजट एक्सप्रेस करता है अपना ये थॉट या एक्सपेक्टेशन कि अब शायद वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है कि वो कैश पाइल पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है। आप किस वजह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बजट के बाद अब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? मैं मानती हूँ इस सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने में और हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाने में और हमारे पॉलिसी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के पॉलिसी हो, इन सब के कारण हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस देश में हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, वो सब बढ़े। इसके लिए लेजिस्लेटिव एंड इकोसिस्टम बढ़ाने में पूरे मदद दे रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 2019 में कम किया, जिससे उस समय का सीरियस प्रॉब्लम था कि ट्विन बैलेंस शीट का, वो सब अभी ख़त्म हो गया है। बैंक भी अच्छा हेल्थ में आ गए, कंपनियां भी अच्छा हेल्थ में आ गए। जैसे आप सही कह रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट करके वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अगर कंजम्पशन बढ़ता है और उसके तहत लगता है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटी है, वो भी अच्छा ट्रिगर हो सकता है। मुझे आशंका है, डर है कि वो ये कहना शुरू करेंगे कि अभी पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। मैं उसके ऊपर इतना विस्तार से और ग्रैनुलर लेवल में जवाब दे नहीं सकती हूँ। कंपनीज अपने अपने कमर्शियल डिसीजन लेते हैं। मौका भारत में है और फास्टेस्ट ग्रोइंग हम इस साल भी हैं, आने वाले साल भी रहने वाले हैं और पूरे दुनिया देख रही है भारत की ओर। इसलिए मैं मानती हूँ सब आएंगे इन्वेस्ट और एक्सपैंड दोनों करने के लिए। बिल्कुल, एक नया अप्रोच जिस पर कि अब चर्चा शायद बढ़ेगी, क्योंकि इसके पहले ज़्यादा खबरों में नहीं था तो हम लोग कम फैमिलियर हैं। डीप टेक की बात आप लोगों ने कही है, उसमें न्यूक्लियर पावर के बारे में एक बड़ा प्लान अनाउंस कर दिया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें होने जा रहा है। तो अब ये सब तो रियलिटीज़ हैं। इसी तरीके से एआई पे आप लोग पहले बता चुके। तो भारत के कई नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर ही आएंगे या ओल्ड इकोनॉमी के भी प्लेयर को आना चाहिए? नया बहुत आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ओल्ड इकोनॉमी का इंडस्ट्री लीडर्स भी इसका फ़ायदा असेस कर रहे हैं। और आप ये भी एक बार एनालाइज करना चाहिए कि एआई ड्रिवन प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग में ओल्ड इंडस्ट्रीज़ में भी आजकल आने लगी है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एआई ड्रिवन, वेब 3 ड्रिवन प्रोसेसेस को कोई नकार नहीं सकते।
जितने लेवल वो डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना लेवल लेना ही पड़ेगा। और मुझे उसमें भारत देश में युवा को सक्षम करना, ट्रेन करना और उनको तैयार रखना सरकार रिकग्नाइज करती है, वो बड़ा काम है और उसमें हम ज़रूर हमारे रोल करेंगे। ये मैम आपने खुद बहुत इंटरेस्टिंग बताया। तो इसमें जो कंसर्न है वो ये है कि चूंकि एआई बहुत तेज़ी से आ रहा है तो जॉब के चैलेंजेस होंगे, स्किल के चैलेंज पहले से हैं, तो जो ट्रांजिशन पीरियड का स्ट्रगल है, नौकरी मुझे अभी चाहिए इस युवा डेमोग्राफी में, और वहाँ जब तक ये बिल्डिंग ब्लॉक बनेंगे और नए किस्म के जॉब क्रिएट होंगे उसमें गैप का खतरा है। इसीलिए तो जुलाई के बजट के द्वारा हम पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम ले आए, जिसमें टॉप 500 कंपनीज में जो भी 10th पास हो, 12th पास हो, उस लेवल से लेकर के डिग्री हाथ में है मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है, स्किल नहीं है हमारे हाथ में, उन सभी लोगों को केंद्र सरकार पैसा दे करके और कंपनियों के तरफ से उनका CSR से कुछ पैसा दे करके पूरे साल का एक्सपोजर दिलाने के लिए हम इंटर्नशिप प्रोग्राम ले आए। और इसके साथ साथ इस बजट में भी ट्रेनिंग फॉर AI इसके लिए सेंटर्स बना रहे हैं, जिसका ट्रेनिंग भी विदेश से आए हुए AI में ट्रेनिंग करने वाले स्पेशलिस्ट लोग को हम मंगवा रहे हैं और बुला रहे हैं और उनको इधर आकर के सर्टिफाई करने के लिए। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, उसमें स्किल ट्रेनिंग मंत्रालय भी, हम भी नया घोषणा के द्वारा, ये मेजर एरिया है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छा उपयोग, इकोनॉमी के लिए उपयोग करना है तो ये सब कदम आवश्यक है। डीरेगुलेशन की बात आपने कही है और एक जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के कंप्लायंस को देखने के लिए कि 50% इसमें से हटा देने चाहिए, तो वो कमेटी कब बनेगी और वो इम्प्लीमेंट कब होगा, ये बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने के लिए। ये बहुत सीरियस इशू है जिसमें हम बार बार पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन और स्टैंडर्ड्स डिटरमाइनिंग, इन सब में बहुत ही एरियाज में हमें और अच्छा काम करने का आवश्यकता है। अलग अलग रेगुलेटर अलग अलग उनके अपने काम करते जा रहे हैं, मगर इन सब में ओवरलैप्स भी है और इन सब को कोऑर्डिनेशन करने का आवश्यकता भी है। इसीलिए इस हाई लेवल कमेटी का घोषणा हुआ है। जल्द से जल्द हम फॉर्म करेंगे उसको। एक चीज़ और, आपने अर्बन चैलेंज फंड की बात कही, क्योंकि अर्बन फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे काम करेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं जो दिलचस्पी लेंगे। अर्बन प्रॉब्लम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में नहीं है, और प्रॉब्लम जब मैं कहती हूँ वो हाउसिंग का हो सकता है, जॉब्स का हो सकता है, उधर भी स्किलिंग का हो सकता है, और हर अर्बन एरिया में रहने वाले और आकर उधर बसाने वाले लोग अर्बन लोग ही नहीं, गांव से भी आए हुए लोग हैं, उनके टैलेंट सेट्स अलग हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन करते हुए एक शहर को शहर जैसे रखना और शहर जैसे प्लान करना और शहर जैसे विस्तार करने का भी एक प्लान तरीके में जाने का आवश्यकता है। मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत सारे शहर में इस कोऑर्डिनेशन करने का या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने का उस मेट्रोपॉलिटन इलेक्टेड बॉडीज़ में, लोकल अर्बन बॉडीज़ में कैपेसिटी है नहीं है, ये सब भी इशू हो रही है। जैसे हम 2 साल पहले से म्युनिसिपल बॉन्ड्स में मार्केट में जा कर के पैसा रेस करने के लिए एक इंसेंटिव भी दे रहे हैं, मगर प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ हम एड्रेस करने के लिए कोशिश पिछले बजट से कर रहे हैं। प्रॉब्लम कैपेसिटी के कारण म्युनिसिपल बॉडी आगे जा कर के मार्केट से पैसा उठा नहीं रहे। एक आध सूरत जैसे, अहमदाबाद जैसे, इंदौर जैसे म्युनिसिपैलिटी आगे आकर के मार्केट से रिसोर्स रेज कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, अर्बन सिटीज़ में रेंटल अकोमोडेशन हो, इन सब के लिए, मगर हर म्युनिसिपैलिटी ऐसे कैपेसिटी नहीं रखते। फिर कैपेसिटी बढ़ाना भी है और उधर इंडस्ट्री के लिए आने वाले, गांव से आने वाले लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे अर्बन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम टेक्निकल असिस्टेंस भी और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी, और उसके लिए
और उसके लिए रिसोर्स रेज करने का भी हमारी इस घोषणा से लोग चैलेंज मोड में आए। जो अच्छा सा चैलेंज में आगे आ रहे हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भाग लेने के लिए तैयार हैं। उनसे रिसोर्स भी और टेक्निकल स्किल्स भी ले आएंगे। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इसमें आ जाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, मुझे लगता है अब लफ्ज़ बदल गए हैं। अब बात हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की ना करें, पॉसिबली री इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज़ की करें। नहीं, दोनों करें। ओके। तो एसेट मोनेटाइजेशन का बहुत ही एम्बिशियस प्लान आपने अनाउंस किया है, रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था मैं। एसेट मोनेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन चलेगा, पहले भी चला, अभी भी आगे चलेंगे दूसरे एडिशन की ओर। उसमें ही हमने ये स्पष्ट भी बोले कि अप टू 10 लाख करोड़ फ्लो बैक करेंगे। अगर कोई एसेट है उसको मोनेटाइज करने के लिए हम किसी प्राइवेट पार्टी के साथ करेंगे, वो सेल करने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। ये ऑप्टिमम यूज करके सरकार को भी रेवेन्यू अपने ही पीएसयूज को ठीक करेगी। अपने भी पीएसयू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर ओनरशिप केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। मगर उससे आज के लिए कुछ अच्छा मोनेटाइज करने के लिए आइडिया है तो वो मोनेटाइज करने वाले का उनके अपने प्रॉफिट भी लेगा, हमारे अपने रेवेन्यू शेयर भी होगा, मगर लैंड और एसेट विल बी आवर्स। वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। एब्सोल्युटली। मगर उससे आने वाले रेवेन्यू सरकार खजाने में डाल करके कुछ और करेगा ऐसा नहीं है, मगर उससे आने वाले रेवेन्यू से प्लाउ बैक करके और एसेट बिल्डअप करेंगे। वो है प्रपोजल एसेट मोनेटाइजेशन का। मगर डिसइन्वेस्टमेंट का जो कैबिनेट अप्रूवल दिया है उसको हम आगे ही ले चलेंगे। मगर इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया सरकार ने और वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, सोच के है। सब के लिए उनके वैल्यूएशन बढ़ाने के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा काम हो रही है। एग्जैक्टली। तो लेट मी रीफ्रेज इट। जो पहले था कि प्राइवेटाइजेशन का एक लॉजिक है, तो अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का माहौल भी बहुत आवश्यक है। आज आप एक ज़माना था कि आप प्रॉफिट नॉट अर्निंग लॉस मेकिंग पीएसयूज़ को सेल कर रहे हैं। मैं तो अभी बोल रही हूँ कि कोविड के बाद मार्केट अच्छा रहने के बावजूद भी इधर तैयार करने में कितने काम होना चाहिए उतना होने का ये 3 साल कम पड़ा है। क्यों? अपने आप हर एक पीएसयू अब तक धीरे धीरे प्रोफेशनल हो रहे हैं, मगर उनके अपने इंटरनल वैल्यूएशन मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो चले अच्छा, मगर जो मार्केट का असेसमेंट, फेयर वैल्यू असेसमेंट जो करना है, उसके लिए जो प्रोसेसेस होना है, वो सब प्रोसेस उसमें नहीं है। क्योंकि उनको ये था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी हमारे वैल्यूएशन हम क्यों करें। मगर पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, आप मार्केट में लिस्ट हो गया है तो आपके वैल्यूएशन डिटरमाइन करना बिल्कुल नेसेसिटी है। LIC के IPO के समय कम से कम 1.5 साल लगा वैल्यूएशन हम फेयर मार्केट वैल्यू रीच करने के लिए, IPO जाने से पहले जी। इसीलिए हर इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इतने काम करना पड़ रहा है जो व्यवस्थात्मक पहले से होना था वो नहीं हुआ। अभी प्रोफेशनलाइज करके हम रन कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट भी हो रही है, उनके वैल्यूएशन भी खुद ब खुद ठीक हो रही है, मगर ये सिस्टम उनके अंदर रखना आवश्यक है। और ये वैलिडेट हो गया जो एक्सपीरियंस है उससे। कमिंग बैक टू एसेट मोनेटाइजेशन, जस्ट टू इलस्ट्रेट कि हम ये सोचते हैं कि रेलवे की ज़मीन लेंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, इसी तरह की एक्टिविटी होगी। किन किन सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है? एवरी सेक्टर, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, कितना है पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स स्टेडियम, गवर्नमेंट बिल्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम। आज स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं है, यही शिकायत है। मगर जो स्टेडियम है उसको अपडेट करो, तैयार करो और सबको उपयोग में ले आओ, वो भी एसेट मोनेटाइजेशन है। ये थोड़ा मेरे दिल की बात है जो आपने कहा मैडम, स्पोर्ट्स स्टेडियम या जैसे यहाँ पर भारत मंडपम बना है, पूरे देश में
अब इस आबादी को जो तरह तरह के एक्सपीरियंस और आगे बढ़ना और कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने, तो मेरा सवाल ये है कि ये रियलाइजेशन सरकार में है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स, स्टेडियम्स वगैरह बनना ज़रूरी है, बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर बनना ज़रूरी है, और बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत इनएडिक्वेट है। मगर वो जो संपत्ति है वो वैसे की वैसे पड़ा हुआ है, संपत्ति है, इनएडिक्वेट भी फील कर रहे हैं, उसको क्यों ना हम उपयोग में ले आए, उसको क्यों ना हम मॉडर्न करें, उसको क्यों ना हम एक स्पोर्ट नहीं, जितने भी स्पोर्ट है उन सब के लिए वो तैयार रहें और पब्लिक के लिए अवेलेबल रहें। ये स्पोर्ट्स का एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सोशल और पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, कल बजट स्पीच सुनने के बाद मुंह से ये निकला कि ये बिहार के चुनाव के अनाउंसमेंट का बजट है और दिल्ली का तो बूथ कैप्चर हो गया। ये तो जनता के बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहा, पीपल्स बजट है। और मैं उसमें एक और साहस करना चाहती हूँ, अब्राहम लिंकन के शब्दावली उपयोग करते हुए। प्रधानमंत्री जी ने तो इंडिकेट ही किया कि पब्लिक पीपल्स बजट है, ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल बजट है। पीपल के आवाज़ सुनकर बहुत सारे इसमें फैक्टर्स ले आए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस जो हुआ है वो सब पीपल के वॉइस के अनुसार हुआ है। सो वी आर मेकिंग द बजट फॉर द पीपल फ्रॉम द इनपुट्स दैट दे हैव गिवन अस एंड मेड इट फॉर गवर्नमेंट विच इज़ पीपल इलेक्टेड। सो इसमें पूरे देश का बेहतरी के लिए बहुत सारे अंश हैं। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी को तो यही लगता है कि चुनाव के लिए बजट होता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चुनाव के भी हो सकता है, मगर पूरे देश में, देश के लिए इतना, असम में चुनाव हो रही है क्या, बड़ा सा 12.47 कैपेसिटी यूरिया प्लांट बन रही है असम नामरूप में, वो भी रिवाइविंग वन ऑफ द ओल्ड यूरिया फैक्ट्रीज। एंड पूर्वोदय हमारे फिलॉसफी है, पूर्वोदय के लिए बहुत कर रहे हैं। और पूर्वोदय में बिहार नहीं है क्या? और बिहार के लिए कितने सालों से एक एयरपोर्ट तक जब बात करते हैं सब, बिहार में आबादी इतना है, इतना डेंस है, और राजगीर है, और नालंदा है, गया है, बोध गया है, इसके बावजूद अच्छा सा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि नहीं है, उधर देना है कि नहीं है? पूर्वोदय जब बात करते हैं, और इतना बड़ा स्टेट, इतना जनाबा, इतना पॉपुलेशन, और यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और मकाना, इसीलिए हमने अनाउंस किया कि पूरे श्री अन्न के लिए पूरे 1 साल गया। और बुद्धिज़्म के कारण टूरिस्ट की आबादी, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स बहुत आते हैं बिहार में, लेकिन उनको हम 1 रात या 2 रात रुकवा नहीं पाते। हाँ। और हम उसमें डॉलर लूज कर रहे होते हैं। हाँ, सो टूरिज्म के नाते भी क्या हम बिहार को जो शानदार हिस्ट्री को दिखाते हैं, दर्शाते हैं हमारे, उनके लिए एयरपोर्ट देना मन में दुख आता है। और कल कोई बताया कि बिहारी दिखता है, अरे बिहार क्या बाग नहीं है भारत में? और बिहार के स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स पूरे देश में जा रहे हैं, क्या उनके गांव में ठीक काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। एक और बहुत अहम स्कीम आपने कल अनाउंस की है, वो है SC ST और महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिना कोलैटरल के लोन वाला। हाँ। उसका ज़रा डिटेल अगर आप समझें। हाँ, ये पहले आपको मालूम होगा कि स्टैंड अप एक स्कीम चलता था स्टार्टअप के साथ साथ, उसमें हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला, और उसमें और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए ये सोच था। और हर एक जगह जहाँ भी एक बैंक हो, उस बैंक का एक ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच रहने में, उस ब्रांच को हम बोल रहे हैं कि एक कम से कम SC, एक कम से कम ST और एक कम से कम महिला के लिए आप कुछ ना कुछ उनके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए आप मदद करो, और उसके लिए पूरे सिक्योरिटी केंद्र सरकार देगी। सो वो व्यक्ति जो आता है, SC और ST और महिला जो आते हैं, उनके हाथों से हम कोई सिक्योरिटी लेने का आवश्यकता नहीं है। उनके पास बिजनेस आइडिया है, अच्छा कर सकते हैं, उनको दो मदद, और हम स्टैंड करते हैं गारंटी। यही स्कीम है, अभी बढ़ा रहे हैं। जी।
रूरल सेक्टर नाम नहीं है अभी तक, एक अच्छा सा नाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम बताना है क्या? हाँ बताइए। नहीं, आप बताएंगे? नहीं पूरे, अच्छा, अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ अच्छा नाम जो आएगा उसको हम जरूर लगाएंगे उसमें। तो हम लोग क्या ये एनडीटीवी के दर्शकों को कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जी आपसे नाम मांग रही हैं और वो भेजें? हाँ भेजिए, जरूर भेजिए। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस। रूरल प्रॉस्पेरिटी, ताकि लोग मजबूरी में माइग्रेट ना करें और भी सब स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीने के लिए, ये एक मुद्दा सामने रहा है। रूरल डेवलपमेंट ओवरऑल है। और तीसरा एग्रीकल्चर। तो हुआ क्या है कल दरअसल कि वो 12 लाख के चक्कर में ये दूसरी हेडलाइंस थोड़ी सी दब गई हैं, लेकिन वो सब बड़े अहम अनाउंसमेंट आपने किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि बड़ा ट्रिगर बनने जा रही है रूरल ये डेवलपमेंट? धन धान्य, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मैं मानती हूँ इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। क्योंकि आप एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम पिछले 4-5 साल से चल रही है। वो एक राज्य के अंदर ही अगर एक डिस्ट्रिक्ट उस लेवल तक नहीं है, राज्य के स्तर पर नहीं है, उससे कम है, उसको फोकस करके हर सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ पैरामीटर्स को लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ही सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके 116 डिस्ट्रिक्ट में वो चला। वो अच्छा सैचुरेशन लेवल तक आए, प्राइमरी हेल्थ केयर आए, मोर्टालिटी रेट बच्चों का, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, स्कूल हो, पोषण हो, इन सब के ऊपर अभी और पीएम ग्राम सड़क योजना, ये सब भी उसको ब्लॉक स्तर पर लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो गया, ब्लॉक अगर एक आध ब्लॉक उसमें और अटेंशन हम देना है तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रगति प्रोग्राम के द्वारा महीने में एक बार उसको चेक भी करते हैं प्रोग्रेस। उसके जैसे मैं ये नहीं बोल रही वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वो तो अलग है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में जो कम आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम रहने के कारण जो स्ट्रेस है, एग्रीकल्चर में स्ट्रेस है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कम पड़ने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स भारत देश में जितने भी हों, उन सब के एक आंकड़ा लेने के बाद कम से कम 100 सच प्रोडक्टिविटी लो डिस्ट्रिक्ट्स को हम लेके उसमें प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, अच्छा प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए हाई यील्डिंग सीड्स, उधर जो भी उत्पादन हो, वो चावल ग्रोइंग एरिया हो सकता है या जोवर ग्रोइंग एरिया हो सकता है या कुछ श्री अन्न के क्षेत्र भी हो सकता है, उन क्रॉप्स के लिए हाई यील्डिंग सीड्स लेके जाना, किसान को स्किलिंग करना, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत स्मॉल इरिगेशन को, माइनर इरिगेशन को लेके जाना, फिर उधर एग्रीकल्चर रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ का भी करना, जिससे माइग्रेशन का टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। फिर भी वो जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं, मगर उधर अपॉर्चुनिटी अच्छा बढ़ाने में, एग्रीकल्चरली उसको इम्प्रूव करने में और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को उधर ले आने में फोकस्ड तरीके में। हर वैल्यू एडेड इंडस्ट्री हर जगह काम नहीं आ सकता है। उन डिस्ट्रिक्ट में जो चाहिए उसको लेके जा करके उधर युवा को ट्रेन करके उनका चॉइस रहना चाहिए कि इधर है अपॉर्चुनिटी, फिर भी मैं जाना चाह रहा हूँ कहीं सिटी में, ठीक है जाओ, मगर इधर अपॉर्चुनिटी के कम के कारण नहीं जाना, अपॉर्चुनिटी हम इधर दिलवाएंगे। वो है वो ग्राहक जी। ये गिग वर्कर्स के बारे में भी आपने एक कल अनाउंसमेंट किया, तो उसमें एग्जैक्टली उनको मिलेगा क्या? तुरंत हम रजिस्ट्रेशन इन ई श्रम पोर्टल में उनके नाम भर्ती करना, फिर उनके डिटेल्स उसमें आएगा, फिर उनको आइडेंटिटी दिलवाना और उनको तुरंत पीएम आयुष्मान भारत स्कीम में उनको जोड़ना, जिससे 5 लाख रुपया तक उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा जी। ये तुरंत होगा उनके लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग बहुत क्रिटिकल काम करते हैं, हमारे अर्बन लाइफ के एकदम इंटीग्रेटेड पार्ट हो गए हैं। दूसरा, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में भी एक स्कीम थी, वो भी इट इज़ क्वाइट, आई एम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट। हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मुझे बहुत एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन इसमें से मिलता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहती हूँ। बचपन से हम सबको भी टाउन्स में, विलेजेस में
अगर केंद्र सरकार या सरकार के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव आकर के हर फैमिली से जुड़ता है वो डाक सेवक होता है। ग्राम में आप आकर के सेना में भर्ती हुए कोई परिवार में उनके आवागमन मतलब हिस कमिंग बैक होम उसके ऊपर मैसेज आना है या दुख के खबर आना है वो ही ले आता था, या कोई एप्लीकेशन जॉब के लिए डाले आपको जॉब मिल गया वो शुभ खबर भी वही ले आता था। सो ही यूज्ड टू बी फॉर एवरीथिंग। आज भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर के काम करते हैं और पोस्टल का करते हैं, आजकल कुरियर सर्विस भी उनके द्वारा हो रही है। और हर गांव में पंचायत स्तर पर कम से कम एक पोस्ट ऑफिस है, उसमें पेमेंट बैंक का ऑपरेशन भी आजकल हो रही है। सो जब इतना बड़ा नेटवर्क भारत देश के हाथ में है, गांव गांव तक है, क्या उनको हम बेहतर उपयोग कर नहीं सकते? इसीलिए ये अनाउंसमेंट हुआ है कि उनका लॉजिस्टिक्स के लिए भी हम उपयोग करेंगे और देश भर के मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए वो काम में आएंगे। लोकली विश्वकर्मा लोग या वो लोकली छोटे हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्टर, उन सबको भी वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा एक्सपोर्ट करने के लिए और रिसीव रॉ मटेरियल रिसीव करने के लिए भी। और ये लॉजिस्टिक्स एस्पेक्ट एक है, दूसरा उनके पेमेंट बैंक का काम जो होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 2-3 इंटरवेंशंस हैं, क्योंकि रोज़ाना लाइफ में दिखलाई पड़ते हैं तो पता चलता है लोगों को। अब एक सवाल और है मेरा, और वो ये है कि अगेन कमिंग बैक टू विकसित भारत, टू काइंड ऑफ वाइंड अप आवर कन्वर्सेशन, विकसित भारत के लिए जो समय काल है 2047 का, उसके लिए जिस तेज़ी से दौड़ने की ज़रूरत है, जाहिर है कि हम लोग कई बार क्रिटिसिज्म में बोलते हैं कि ये सरकार बिग बैंग काम नहीं करती है, इंक्रीमेंटल काम करती है। एक्चुअली अब लगता है कि इंक्रीमेंटलिज्म इज़ अ गुड थिंग। तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जो ग्लोबल हेडविंड है, जो अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नई इंट्रोड्यूस हो गई है, उसमें भारत के एक्सटर्नल फैक्टर के जो कंसर्न्स हैं वो रहेंगे, लेकिन तब भी हम अपने आप को उनसे इंसुलेट कैसे करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए? ग्लोबल चैलेंजेस में शिपिंग का उदाहरण इतना विस्तार से इसीलिए बोला कि कैपेसिटी हमारे अगर हाथ में रहता, हम ही शिप बिल्ड करते, क्या कंटेनर्स बिल्ड करते और ग्लोबल ट्रेड के लिए हम जितना अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका, ऐसे ही ड्रग्स में हम मतलब मेडिसिन बल्क ड्रग्स में हम अच्छा करते हैं, उसके लिए हम कैपेसिटी बिल्ड करना है। ग्लोबल चैलेंजेस हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में दिखाई दे सकता है, उसके लिए हम तैयार भी रहना चाहिए, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ पे उपयोग करना। मगर अगर चैलेंज आता है कि किसी देश के ऊपर मतलब किसी देश को हम जाके मार्केट कर नहीं सकते हमारे गुड्स, नया मार्केट ढूंढ लेना, ऐसे करके बहुत सारे ओपनिंग करना है। और जब इन्वेस्टमेंट आता है एक देश से, उन देश में इंटरेस्ट भी बढ़ता है भारत के सक्सेस के ऊपर। हम हमारे पैसे, हमारे कॉरपोरेशंस, हमारे कंपनी जाकर भारत में पूंजी निवेश करें तो माई इंटरेस्ट इन कीपिंग इंडिया गोइंग वेल विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। सो बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ाना और नेगोशिएशंस करने में उनके साथ अंडरस्टैंड करके नेगोशिएशन करना। सो ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में एक्सटर्नल अफेयर्स भी, इंडस्ट्री भी, हमारे फिनांस के द्वारा कस्टम्स भी और इन्वेस्टमेंट ट्रीटियाँ साइन करने का ताकत भी, ये सब। तो बेसिकली ट्रेड और टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटेक्शनिज्म की जो बात हो रही है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि इंडिया के कंसर्न्स काफ़ी होंगे कि कैसे हम उनसे दोस्ती भी रखें और कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएं, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन का मिशन हमने इस बजट में अनाउंस किया, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। न्यू मार्केट के लिए फैसिलिटेट करना और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना, ECGC जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, एक्सिम बैंक जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले का, क्रेडिट फाइनेंस करने वाले का, सब इनका कैपेसिटी बढ़ाना, ECGC का, एक्सिम का कैपेसिटी बढ़ाना, जो कि एक्सपोर्टर्स का जितना चाहिए उतना हम हेल्प कर पाएंगे। ऐसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा बहुत सारे जाकर के फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट लेते हैं, उनको कैसे सपोर्ट करना। फिर लेदर गुड्स का
अनाउंसमेंट हुआ। कुछ इंपोर्ट करने का रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ में रिमूव किया, एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था उसको हटाया। लेबर इंटेंसिव टॉयज हब भारत बनना है, उसके लिए कैसे टैरिफ के रूट से, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट कैसे, तुरंत उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए टैरिफ का विषय में और इंपोर्ट करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी रिमूव करने में बहुत सारे स्टेप्स इस बजट में घोषणा हुई है। सो लेबर इंटेंसिव लेदर, टेक्सटाइल्स, टॉयज, मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे कदम इस बजट में उठाए गए। वेल थॉट स्ट्रेटजी है। एक सेक्टर और छूट गया हमारी चर्चा में, वो है डिफेंस का, क्योंकि कल कुछ ऐसी कमेंट्रीज आई थी कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसमें भी बहुत प्रायोरिटाइजेशन और काम की ज़रूरत है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। नहीं, डिफेंस का मामले में अनाउंसमेंट नहीं और कम भी नहीं हुआ अलॉटमेंट। हम हर बार ये जानबूझ करके डिफेंस पेंशन्स अलग है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और रिलेटेड एक्सपेंस अलग है, दोनों को कम ना करते हुए आगे कैसे ले जाना उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इस बार भी डिफेंस का बजट में कुछ कटौती नहीं है, मगर डिफेंस का बजट का पेक्यूलियरिटी हम समझना चाहिए। जिस साल उनको पेमेंट करने का आता है उस साल ज़्यादा प्रोविजनिंग करना होता है, जिस साल वो ऑर्डर पे करते हैं उनके लिए पहले इंस्टॉलमेंट देने का होता है, उनका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लान होता है, LTPP बोलते हैं, उसके अनुसार उनका प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होता है अगर इंपोर्ट हो। मगर हम आनंद से ये बात को याद दिलाना चाहती हूँ और हम रिकग्नाइज भी करना चाहिए कि नियरली इफ़ आई नो राइट 60% आजकल भारत में प्रोड्यूस्ड हुए कंपोनेंट्स को ही डिफेंस लोग खरीदते हैं। विदेश से इंपोर्ट करना स्पेसिफिक लार्ज टिकट कुछ है तो भी वो अलग है, बट मेनली रनिंग कंज्यूमेबल सब कुछ आज भारत से ही खरीद रहे हैं। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ भारत के लिए नहीं, एक्सपोर्ट का भी हो रही है। दैट इज़ व्हाई आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 25,000 crore अर्निंग विद डिफेंस कंपोनेंट्स गोइंग एक्सपोर्ट। एक आखिरी सवाल कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बिकम कॉम्पिटिटिव काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझना चाहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अभी जो ज़रूरत है, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पर बहुत ज़्यादा सहूलियत देने की ज़रूरत है, उस पर कोई थॉट? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का वेरी क्लियरली वी आर आइडेंटिफाइंग MSMEs का जो जाना है, एग्रीकल्चर का जो जाना, एग्रीकल्चर को आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो 2 लाख रुपया पर किसान ले सकते थे, अभी वो बढ़ा करके 5 लाख तक हमने बढ़ाया, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया हुआ है। 7% सीलिंग इंटरेस्ट का होता है और केंद्र सरकार 1.5 तक देती है। अगर एक किसान समय पर उसको वापस करता है, लोन सर्विसिंग ठीक है, उनका 3% का इंसेंटिव बाद में मिलता है। सो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए विस्तार कर रहे हैं, ना कि कम करना, और उसमें MSME के लोन के ऊपर भी बहुत SIDBI के द्वारा अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, क्लस्टर्स में बैंक ब्रांचेस रख रहे हैं। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें से बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी क्लियर हुए और बहुत सारी नई बातें भी सामने आईं। आपको एक बार फिर से, जिसको कहते हैं बिल्कुल निर्विवाद बजट, इस बजट की क्रिटिसिज्म की कितनी भी कोशिश कर लें बहुत ही मुश्किल है, और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जिसको आपने अकम्प्लिश किया है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद।